नमस्कार बच्चों, मैं दुर्गेश नंदिनी कौशिक भगवंती सरस्वती विद्या मंदिर से आज आपकी YouTube क्लासेस में आपका स्वागत करती हूँ। आज हम सामाजिक विज्ञान में कक्षा 7 भूगोल का नया अध्याय करेंगे जिसका नाम है प्राकृतिक प्रदेश एवं जनजीवन, जिसके अंतर्गत हम विषुवत रेखीय प्रदेश का अध्ययन करेंगे। इस पाठ को समझने से पहले हम कुछ मूलभूत बिंदुओं के बारे में जानेंगे, समझेंगे। सबसे पहले बात करते हैं जलवायु का। आप सभी जानते हैं जलवायु किसी स्थान की दीर्घकालीन वायुमंडलीय दशाओं को कहते हैं। जलवायु दीर्घकालीन वायुमंडलीय दशाएं। इन दीर्घकालीन वायुमंडलीय दशाओं में कौन कौन सी दशाएं आती हैं? तो सबसे पहले स्थान का तापमान, वर्षा या जिसे हम आर्द्रता कहते हैं, वायुदाब, वायु गति आदि। अर्थात जब किसी स्थान के हम तापमान, आर्द्रता या वर्षा, वायुदाब तथा वायु गति आदि का एवं उसकी दिशा का अध्ययन करते हैं तो हम यह उसकी जलवायु की बात करते हैं। अलग अलग स्थान की जलवायु अलग अलग होती है। आप देख सकते हैं, आप यहाँ मुजफ्फरनगर में रहते हैं, यहाँ की जलवायु पहाड़ों से अर्थात जम्मू कश्मीर से तथा नीचे जो दक्षिणी भारत के भाग हैं केरल, कन्याकुमारी, उनसे अलग है, किंतु फिर भी इनमें एक मूलभूत समानता दिखाई देती है। जब हम किसी स्थान की जलवायु को विश्व के अन्य स्थानों की जलवायु के साथ मिलकर उसका अध्ययन करते हैं तो उसे हम प्राकृतिक प्रदेश कहते हैं। तो हम सबसे पहले बात करते हैं प्राकृतिक प्रदेश क्या होता है। प्राकृतिक प्रदेश पूरी दुनिया के समान जलवायु वाले क्षेत्र होते हैं, अर्थात वे स्थान जिनकी जलवायु, जहाँ की मिट्टी, वनस्पति, जीव जंतु तथा मानव जीवन समरूपता रखते हैं, उस स्थान को हम प्राकृतिक प्रदेश के नाम से जानते हैं। इसके तत्व होते हैं जलवायु, मिट्टी, प्राकृतिक वनस्पति, जीव जंतु और मानव जीवन। जलवायु के दो तत्व, तापमान व वर्षा। अब हम इसको विस्तार से समझेंगे। देखिए, किसी स्थान की जलवायु उसके तापमान तथा वर्षा से निर्धारित होती है। जलवायु के द्वारा वहां की मिट्टी बनती है। जलवायु और मिट्टी वहां की प्राकृतिक वनस्पति के स्वरूप को तय करती है तथा जलवायु, मिट्टी, प्राकृतिक वनस्पति वहाँ के जीव जंतुओं का भी निर्धारण करती है और ऊपर की चारों चीजें मिलाकर वहाँ के मानव जीवन पर प्रभाव डालती है। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि जिन स्थानों की जलवायु, मिट्टी, तापमान जो जलवायु का हिस्सा है, प्राकृतिक वनस्पति,
जीव जंतु तथा मानव जीवन में साम्यता होती है, उस स्थान को हम, उस पूरे पृथ्वी पर हम एक ही जलवायु प्रदेश या प्राकृतिक प्रदेश में रखते हैं। पूरी दुनिया में प्राकृतिक प्रदेशों की स्थिति को जानने से पहले हमें पृथ्वी के ताप कटिबंधों के बारे में पुनः याद करना पड़ेगा। आप जानते हैं यह हमारी पृथ्वी है। इसके मध्य में विषुवत रेखा, जिसको हम 0 डिग्री के नाम से भी जानते हैं, यहाँ पर 23.5 डिग्री उत्तरी जिसको हम कर्क रेखा के नाम से जानते हैं, 23.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश रेखा, जिसको हम मकर रेखा के नाम से जानते हैं, इसके अतिरिक्त 66.5 डिग्री नॉर्थ, और यह हमारा 90 डिग्री यानी नॉर्थ पोल। इसी तरह से आप दक्षिण में देखिए 66.5 डिग्री साउथ, और यह हमारा 90 डिग्री यानी साउथ पोल। इन प्राकृतिक प्रदेशों के अध्ययन में हमारा ताप कटिबंध बहुत महत्व करता है। आप सभी जानते हैं यदि यह सूर्य है तो कर्क रेखा से मकर रेखा तक इसकी किरणें बिल्कुल सीधी पड़ती हैं, अर्थात यह भाग सामान्यतः गर्म होता है। वही कर्क रेखा से 66.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश व मकर रेखा से 66.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांशों के मध्य जो सूर्य की रेखाएं हैं वह आधे वर्ष तिरछी पड़ती हैं तथा आधे वर्ष सीधी पड़ती हैं, जिससे यहाँ पर 6 मास गर्मी का मौसम होता है तथा 6 मास सर्दी का। यानी यह भाग उष्णकटिबंध जिसमें गर्मी रहती है। 23 डिग्री उत्तरी अक्षांशों 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांशों से 23.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश, वही 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश से 66.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश व 23.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश यानी मकर रेखा से 66.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांशों तक सूर्य तिरछा चमकता है, अर्थात यहाँ शीत व उष्ण यानी सर्दी व गर्मी होती है, जिसको हम शीतोष्ण भी कहते हैं। यह दोनों भागों में है। शीतोष्ण कटिबंध 66.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश रेखा को हम आकृतिक रेखा के नाम से जानते हैं। आकृतिक रेखा से उत्तरी ध्रुव तक सूर्य का प्रकाश बहुत कम पहुंच पाता है। यह वह स्थान है जहाँ 6 महीने का दिन तथा 6 महीने की रात होती है, और यहाँ जो दिन है वह जो गर्मी का मौसम है वहाँ पर भी टेम्परेचर बहुत कम रहते हैं। वह स्थिति दक्षिण में है 66.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश रेखा, जिसको हम अंटार्कटिका रेखा के नाम से भी जानते हैं। वहाँ से दक्षिणी ध्रुव तक तापमान बहुत कम रहते हैं, जिसको हम शीत कटिबंध के नाम से जानते हैं। तो यह 5 ताप कटिबंध, उत्तरी शीत कटिबंध, उत्तरी शीतोष्ण कटिबंध, उष्ण कटिबंध, दक्षिणी शीतोष्ण कटिबंध तथा दक्षिणी शीत कटिबंध, ये 5 ताप कटिबंधों में हमारे अलग अलग प्राकृतिक प्रदेश स्थापित हैं या स्थित हैं। तो आज हम पहले इन्हीं के बारे में जानेंगे, कौन से
ताप कटिबंध में कौन से क्षेत्र हैं? तो सबसे पहले हम बात करते हैं उष्ण कटिबंध। उष्ण कटिबंध अर्थात अधिक गर्मी वाला स्थान, यहाँ पर आपके 4 जो प्राकृतिक प्रदेश हैं वे हैं। नंबर 1 विषुवतरेखीय, नंबर 2 सवाना तुल्य, नंबर 3 उष्ण कटिबंधीय मरुस्थलीय प्रदेश, जिनको हम सहारा प्रदेश के नाम से भी जानते हैं, यानी मरुस्थलीय प्रदेश। तथा नंबर 4 मानसूनी प्रदेश। और आज हम उष्ण कटिबंध में स्थित विषुवतरेखीय प्रदेशों का ही अध्ययन करेंगे। अब हम देखेंगे विषुवतरेखीय प्रदेशों की स्थिति विश्व मानचित्र पर कहाँ है तथा यहाँ की जलवायु किस प्रकार की है। अब हम विषुवतीय प्रदेशों को विश्व मानचित्र पर देखेंगे। देखिए, यह स्थान हमारी पृथ्वी की भूमध्य रेखा को दिखाता है। भूमध्य रेखा यानी विषुवत रेखा, नाम से ही है विषुवतरेखीय प्रदेश, यानी यह प्रदेश विषुवत रेखा के समीप हैं। विषुवत रेखा के यानी 0 डिग्री के 5 डिग्री से उत्तर से 5 डिग्री दक्षिण तक सामान्यतः इसका विस्तार मिलता है। यह दक्षिणी अफ्रीका महाद्वीप में अमेजन नदी, यह देखिए यहाँ पर अमेजन नदी है। यहाँ पर कांगो नदी बहती है, कांगो नदी क्षेत्र। में एशिया महाद्वीप में भारत के निकट श्रीलंका तथा पूर्वी द्वीप समूह इस भाग में विषुवतरेखीय प्रदेश स्थित हैं। यदि हम इनको देशों के हिसाब से देखें तो यह ब्राज़ील में अमेजन नदी के किनारे, जिसको हम अमेजन घाटी के नाम से जानते हैं, यहाँ पर नाइजर तथा कांगो घाटी एवं गिनी तट के रूप में भी आप इसको परिलक्षित कर सकते हैं। एशिया में श्रीलंका तथा पूर्वी द्वीप समूह, जिसमें इंडोनेशिया, मलाया आदि आते हैं, में यह जलवायु के क्षेत्र पाए जाते हैं। यह तो हो गई इनकी स्थिति। अब हम बात करते हैं इनकी जलवायु। तो अभी मैंने आपको बताया था भूमध्य रेखा के पास में वर्ष भर ऊंचे तापमान रहते हैं। यह वह स्थान है जहां सूर्य पूरे साल सीधा चमकता है, जिसके कारण से यहाँ पर उच्च ताप पाया जाता है। तो जलवायु में हम कुछ बिंदुओं को देखेंगे: तापमान, वर्षा तथा ऋतु। तो अभी बताया है यह भाग अधिक तापमान वाला है, जहां 33 डिग्री से अधिक तापमान होता है। यह भाग वर्षा में अत्यधिक वर्षा वाला भाग है। आप देखिए, ये बड़ी बड़ी नदियों वाला क्षेत्र है तथा समुद्री क्षेत्र है। यहाँ पर एक विशेष प्रकार की वर्षा होती है जिसे हम संवहनीय वर्षा के नाम से जानते हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं संवहनीय वर्षा क्या होती है। संवहनीय वर्षा वर्षा का वह रूप है जब समुद्र तल पे से जब
वाष्पीकरण होता है तो ये हवाएं ऊपर जाकर ठंडी होती हैं तथा वहीं पर वर्षा कर देती हैं, यानी गर्म हुई, बादल बनी और फिर वर्षा के रूप में बरस गए। ये जहाँ पर बादलों का जन्म होता है वहीं पर वर्षा करती है। इस तरह की वर्षा को हम समवहनीय वर्षा के तौर पर जानते हैं तथा यहाँ पर समवहनीय वर्षा होती है। यहाँ वर्षा का औसत 200 सेंटीमीटर से अधिक होता है। यहाँ पर प्रतिदिन तीसरे पहर वर्षा होती है तथा घनघोर वर्षा होती है। तो यहाँ की वर्षा कैसी है? संवहनीय और तीसरे पहर प्रतिदिन और औसत इसका 200 सेंटीमीटर पर ईयर है। यानी यदि इसके पानी को इकट्ठा किया जाए तो पूरे साल जो औसत आता है वह 200 सेंटीमीटर का आता है। अब बात करते हैं यहाँ पे कौन कौन सी ऋतुएं होती हैं। विषुवत रेखा एक ऐसा क्षेत्र है जहाँ सूर्य वर्ष भर सीधा चमकता है। यहाँ 12 घंटे का दिन 12 घंटे की रात का एक समय अवधि मानी जाती है। तो यहाँ पर केवल और केवल ग्रीष्म ऋतु होती है। ग्रीष्म ऋतु में ही प्रतिदिन दोपहर के बाद में वर्षा होती है। यहाँ शीत ऋतु नहीं होती है। यानी ऋतु केवल ग्रीष्म ऋतु होती है। शीत ऋतु की यहाँ पर एक भी दिन की अवधि नहीं होती है। तो याद रखिए यहाँ पर अधिक तापमान होते हैं तथा यहाँ प्रतिदिन घनघोर वर्षा होती है तीसरे पहर समवहनीय वर्षाओं के कारण। तो आप देखिए जहाँ पर तापमान इतने ज़्यादा हो, जहाँ वर्षा प्रतिदिन होती हो, तो वहाँ की प्राकृतिक वनस्पति कैसी होगी। तो अब हम यहाँ की प्राकृतिक वनस्पति की चर्चा करेंगे। यहाँ की वनस्पति के बारे में बताने से पहले आपके यहाँ पर वर्षा काल चल रहा है तो आप एक स्थिति देखिए, जब अब यह वह समय है जब आप प्रतिदिन अत्यधिक तापमान की स्थिति को देखते हैं। देखिए गर्मी में जो तापमान थे अभी इसमें बहुत ज़्यादा परिवर्तन नहीं आया है, लेकिन वर्षा प्रतिदिन हो रही है। तो आप अपने घर के आसपास जहाँ पर मिट्टी है या आपके घर के छत पर जहाँ थोड़ी बहुत मिट्टी है वहाँ पर वनस्पति की स्थिति देखिए। जो स्थान वर्ष भर सूखा रहता है, बिना वनस्पति के होता है, वहाँ पर घास फूस उगाती है और जो छोटी छोटी घास फूस होती है वह बहुत ऊंची हो जाती है, क्योंकि वनस्पति को पनपने के लिए अधिक तापमान तथा अधिक प्राकृतिक वर्षा की आवश्यकता होती है। तो अब सोचिए यहाँ पर वनस्पति कैसी होती होगी। अत्यधिक वर्षा के कारण यहाँ की भूमि दलदली हो जाती है। यहाँ पर बहुत अधिक सघन वन पाए जाते हैं। इतने सघन वन के कुछ आंतरिक स्थानों पर तो भरी गर्मियों के मौसम में भी दोपहर के 12 या 1 बजे जब हम घर से बाहर नहीं निकल पाते, इतनी चमकीली धूप भी इस क्षेत्र के धरातल तक नहीं पहुंच पाती है। तो यहाँ पर जो वन पाए जाते हैं वह सदाबहारी, वन पाए जाते हैं। नाम से स्पष्ट है, सदाबहारी। ये वर्ष भर हरे भरे रहने वाले वृक्ष हैं। जैसे आपके घर के आसपास जो वृक्ष हैं वह विशेष मौसम में, शीत ऋतु में या अधिकांशतः ग्रीष्म ऋतु के प्रारंभ में अपनी पत्तियों को गिरा देते हैं, लेकिन ये वन कभी भी एक साथ अपनी पत्तियां नहीं गिराते हैं तथा वर्ष भर हरे भरे रहते हैं। ये वन कहीं कहीं पर 100 से 115 मीटर तक ऊंचे हो जाते हैं। देखिए ऊंचाई 100 से 115 मीटर के ऊंचे वृक्ष।
आप सोच सकते हैं ये ऊंचाई कितनी होती होगी। तो जो आपके घर की छत है वह 10 से लेकर 15 फीट तक होती है, जो लगभग 3 से 4 मीटर का होता है। तो आप देखिए 10 से 15 मंजिला मकान जितना ऊंचा होता है उससे ऊंचे भी यहाँ के वृक्ष पाए जाते हैं। वृक्षों की इतना ऊंचा होने का एकमात्र कारण है कि अधिक ऊंचाई पर जाकर वह सूर्य का अधिक तापमान प्राप्त कर सके। नीचे दलदली भूमि होती है, इस कारण से यहाँ पर बहुत बड़ी बड़ी लताएं भी पैदा हो जाती हैं जो अपने आधार वृक्ष को बहुत बुरी तरह से जकड़ लेती हैं, जिससे ये वन और अधिक सघन हो जाते हैं। यहाँ पर सिनकोना, आबनूस, चेस्टनट जैसे वृक्ष पाए जाते हैं जो बहुत मजबूत होते हैं, लेकिन क्योंकि ये वन बहुत घने होते हैं तथा यहाँ पर दलदली भूमि पाई जाती है, अतः इनका मानव बहुत अधिक दोहन नहीं कर पाता है। अब आप देखिए जितने घने वन हैं तो यहाँ पर जीव जंतुओं वो का जो प्रकार है, जो उनकी संख्या है वह कितनी होगी। इस क्षेत्र में बहुत अधिक प्रजातियों के जीव जंतु रहते हैं। तो हम बात करते हैं जीव जंतुओं की। यहाँ पर सभी तरह के जीव जंतु होते हैं, जो पानी में रहते हैं, जो पेड़ों पर रहते हैं, जो दलदली भागों में रहते हैं। यहाँ पर शेर, चीता, हाथी, दरियाई घोड़े, मगरमच्छ, लंगूर, चिंपैंजी आदि जीव जंतु पाए जाते हैं। यहाँ अजगरों की एक बहुत बड़ी प्रजाति होती है जिसको हम एनाकोंडा के नाम से भी जानते हैं। यहाँ पर बहुत सारे घातक कीट पतंगे भी पाए जाते हैं। यहाँ पर एक टीसी नामक मक्खी पाई जाती है जिसके काटने से बहुत अधिक जहर मानव के शरीर में आ जाता है। वह उसे नींद आने लगती है तथा कभी कभी उस मक्खी के काटने से व्यक्ति की मृत्यु तक हो जाती है। अब हम यहाँ के मानवीय जीवन के बारे में देखेंगे कि इस स्थान पर मानवीय जीवन कैसा है। अब हम इस विषुवतीय प्रदेश के मानव जीवन के बारे में देखते हैं। आप कुछ बातों को ध्यान में रखिए ताकि आपको मानव जीवन समझ में आ जाए। पहला, यहाँ पर उच्च तापमान पाया जाता है। दूसरा, यहाँ बहुत अधिक वर्षा होती है। तीसरा, यहाँ की वनस्पति बहुत अधिक सघन है तथा मिट्टी या भूमि दलदली है तथा यहाँ पर बहुत खूंखार जानवर भी पाए जाते हैं। यह वह स्थान है जहाँ कृषि नहीं हो सकती है। अब हम यहाँ के मानव जीवन के बारे में जानते हैं। बहुत अधिक वर्षा और तापमान के कारण यहाँ का जो जलवायु है वह मानव जीवन के लिए अनुकूल नहीं है। वह कुछ विनाशकारी प्रभाव मानव के ऊपर दिखाती है। यहाँ का उमस वाला जीवन मानव के लिए स्वास्थ्यवर्धक नहीं होता है। यहाँ पर आदिम जनजातियाँ पाई जाती हैं जिनमें बोरो, पिग्मी तथा सेमांग प्रमुख हैं। बोरो जनजाति या बोरो प्रजाति के लोग अमेज़न नदी के क्षेत्र में रहते हैं। पिग्मी, यह स्थान जायरे नदी का है, इस क्षेत्र में रहते हैं तथा सेमांग मलाया द्वीप पर रहते हैं। अधिक तापमान वाले स्थान के कारण इन लोगों का जो रंग है, इनकी त्वचा का रंग लगभग काला होता है। यह छोटे कद के होते हैं तथा इनके बाल घुंघराले होते हैं। ये लोग हमारी तरह घर बनाकर नहीं रहते हैं। इनके घर हमारे घरों से विभिन्न होते हैं, हमसे अलग होते हैं। ये पेड़ों के ऊपर मचान बनाकर या पेड़ों के ऊपर लकड़ी की झोपड़ी नुमा बनाकर रहते हैं और जहाँ पेड़ नहीं हैं वहाँ पर यह जमीन से खंबे गाड़कर 8 या 10 फीट ऊंचाई पर जाकर अपना घर बनाते हैं। इसका कारण यह है कि यहाँ की भूमि दलदली है तथा प्रतिदिन वर्षा होती है, मैं आपको पहले बता चुकी हूँ। इस कारण से यहाँ पर जहरीले जीव जंतु, सांप, बिच्छू आदि भी पाए जाते हैं। अतः इन जीवों से तथा वर्षा के जल से एवं दलदली मिट्टी से अपनी रक्षा करने के लिए ये ऊंचे स्थानों पर अपना घर बनाकर रहते हैं।
अब बात करते हैं ये लोग कार्य क्या करते हैं। इन लोगों का मुख्य व्यवसाय आखेट करना अर्थात शिकार करना है। वहीं कहीं कहीं ये लोग जो प्राकृतिक पदार्थ हैं, जो वनस्पति है, उससे पदार्थों को एकत्रित करते हैं, वह चाहे रबड़ का एकत्रीकरण हो या कॉफी का एकत्रीकरण हो, वह ये कार्य करते हैं। अमेज़न घाटी का क्षेत्र तथा मलाया घाटी का जायरे घाटी का क्षेत्र बहुत अधिक विकसित नहीं है, किंतु इंडोनेशिया में जावा में विकास होने लगा है। जावा में बहुत अधिक अच्छी जलवायु पाई जाती है, तो यहाँ पर गन्ने का उत्पादन किया जाता है। यहाँ पर लोग सघन कृषि करते हैं, अतः विश्वतीय प्रदेशों में सबसे अधिक जनसंख्या जावा द्वीप पर पाई जाती है। इसके अतिरिक्त कहीं कहीं पर वनों को काटकर भूमि को सुखाकर वहाँ पर कृषि कार्य भी शुरू कराया गया है। इसके अतिरिक्त इस क्षेत्र में टिन, लोहा, जस्ता आदि खनिजों का भी भंडार पाया गया है, जिनको खनन करने का कार्य सरकार कर रही है, जिससे यहाँ के लोगों का जीवन बेहतर हो सके। तो आपका गृह कार्य रहेगा कि आप विश्वतीय प्रदेशों की स्थिति, वहाँ की जलवायु एवं प्राकृतिक जीवन के विषय में अध्ययन करेंगे तथा मानचित्र पर विश्वतीय प्रदेशों का अंकन करेंगे। इसी के साथ आपकी आज की कक्षा समाप्त होती है। धन्यवाद, नमस्कार।